हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। उर्वशी के अलावा यह काम कोई नहीं कर सकता था। वैसे ही उर्वशी अंतरा से इतनी नफरत करती थी और अब उसे पता चल गया था कि उसकी गॉड मदर तनुजा भी अंतरा को पसंद करने लगी थी और यहाँ तक कि उसकी मदद भी कर रही थी। इस वजह से उर्वशी ने गुस्से में यह कदम उठाया होगा। अंतरा को समझ आ गया था कि उर्वशी पागल औरत है। अपने अहंकार की वजह से वो इतने लंबे टाइम तक हॉस्पिटल में थी, फिर भी उसकी अकल ठिकाने नहीं आई थी। अंतरा को जान से मारने के लिए गायत्री के अलावा सिर्फ उर्वशी के पास ही वजह थी। बिना इन्वेस्टिगेशन के ही अंतरा को पता चल गया था कि असली अपराधी कौन है। वो ध्रुव और ऋषिका को यह बताने जा ही रही थी कि तब तक उसकी मिस्टर शैडो पर नज़र पड़ी, जो कि होटल के एंट्रेंस से भागता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। उसके चेहरे पर फिक्र देखकर अंतरा को समझ आ गया था कि शायद मिस्टर शैडो को भी कमरे में आग लगने वाली खबर मिल चुकी है। अंतरा उसकी तरफ आगे बढ़ी और उसने पूछा, आपको कैसे पता चला? मिस्टर शैडो जवाब दे उसके पहले ध्रुव ने कहा, दरअसल आपने कॉल नहीं उठाया तो यहाँ आने से पहले मैंने जीजा जी को कॉल करके बता दिया था कि आपकी जान को खतरा है। मिस्टर शैडो ने सबसे पहले अंतरा को ऊपर से नीचे देखकर तसल्ली की कि वो ठीक है। उसे सही सलामत देखकर उसकी जान में जान आई। होटल पहुंचने तक उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। मिस्टर शैडो ने एक आह भरी और पूछा, यह किसने किया? अंतरा ने अपनी अटकल बताई और कहा, मुझे नहीं लगता कि उर्वशी के अलावा और कोई यह काम कर सकता है। उसने मुझसे बदला लेने के लिए यह किया है। हालांकि यह मेरा अंदाज़ा है, फिर भी मुझे यकीन है कि आखिर में मेरा अंदाज़ा ही सच साबित होगा। यह कहने के बाद अंतरा ने मिस्टर शैडो की तरफ देखा। अभी भी मिस्टर शैडो के चेहरे पर अंतरा के लिए फिक्र दिख रही थी। अंतरा ने धीरे से कहा, पर गलती मेरी भी है। मैं थोड़ी लापरवाह थी। मुझे पता होना चाहिए था कि उर्वशी इतनी पागल हो चुकी है कि वो कुछ भी कर सकती है। अंतरा के मन में थोड़ा गुस्सा भी था, क्योंकि यह होटल और उसका कमरा उसके और मिस्टर शैडो के लिए खास था और उसे उर्वशी ने जला दिया था। मिस्टर शैडो की आंखों में भी गुस्सा उतर आया था। उसने सोचा था कि अपनी टांग तुड़वाने के बाद उर्वशी के होश ठिकाने आ गए होंगे, पर उसने सोचा नहीं था कि ठीक होते ही वो फिर से अपना फन उठाएगी। मिस्टर शैडो ने तय कर लिया कि अगर उर्वशी को जंग ही लड़नी है तो वह भी तैयार है। अंतरा की बातें सुनकर ध्रुव की आंखें भी चौड़ी हो गई थी, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि गायत्री जैसी एक और भी जहरीली नागिन है जो अंतरा की जान की प्यासी है। इसी का भी यही सोच रही थी कि एक आम इंसान ऐसा कभी नहीं कर सकता। इतनी घिनौनी हरकत करने वाली इंसान पागल ही हो सकती है। ध्रुव ने अपनी मुट्ठी भींच ली और मन ही मन कसम खाई, मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा। जिसने यह किया है उसे मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उसे ज़िंदगी भर याद रहेगा। और इसी के साथ ध्रुव ने एक प्लान बनाया। उसी रात एक दूसरी जगह पर आग लग गई और वो जगह कंस्ट्रक्शन सर्कल मैगज़ीन का ऑफिस था। जाहिर सी बात थी कि वहाँ पर बहुत सारी मैगज़ीन और पेपर्स रहे होंगे। इस वजह से आग फैलने में देर नहीं लगी। ऐसी जगह अगर आग लग गई तो उसका नतीजा क्या होगा यह किसी को बताने की ज़रूरत नहीं थी। हालांकि तुरंत ही फायर ब्रिगेड वाले पहुंच गए थे और आग को काबू में लाने की कोशिश करनी शुरू कर दी थी। आधी रात को जब सतीश अग्रवाल को पता चला कि उसके ऑफिस में आग लग गई है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसके पास कपड़े बदलने का भी वक्त नहीं था। वो ऐसे ही ऑफिस दौड़ा चला आया। जाहिर सी बात थी कि उर्वशी भी उसके साथ थी। आखिर वही तो सतीश की वारिस थी और यह मैगज़ीन कंपनी सतीश के बाद उसकी ही होने वाली थी। वो दोनों जब पहुँचे तब भी आग पूरी तरह काबू में नहीं आई थी। सतीश लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ा। उसने देखा कि मैन्युस्क्रिप्ट्स की फाइल्स, मैगज़ीन्स, सब कुछ राख हो गया था। यह सब देखकर सतीश के मुंह से चीख निकल गई। वो सीधा आग में चला गया। वो अपनी बाकी की चीज़ों को जलने से बचाना चाहता था।
सतीश ने अचानक यह हरकत की थी। हालांकि फायर ब्रिगेड वाले तुरंत उसके पीछे गए और उसे बाहर लेकर आ गए, लेकिन तब तक उसके शरीर में काफ़ी सारा धुआं चला गया था, जिस वजह से वो बेहोश हो गया था। सतीश के हाथ में एक जली हुई मैन्युस्क्रिप्ट थी। जब तक उसे होश आया तब तक आग बुझ चुकी थी, लेकिन उसका सब कुछ खत्म हो चुका था। सतीश ने खड़े होकर वो नज़ारा देखा और इसी के साथ वो फिर से अपने घुटनों पर आ गया। हवा में राख उड़ रही थी। ऑफिस की सफ़ेद दीवारें काली हो चुकी थी। अभी भी कहीं कहीं चिंगारियां जल रही थी। आज ही मैगज़ीन का नया एडिशन प्रिंट होकर आया था। वो सारी मैगज़ीन्स जल गई थी। ऑफिस के सारे कंप्यूटर्स भी जल गए थे। एक भी चीज़ नहीं बची थी। जाहिर सी बात थी कि यह आग किसी ने जानबूझकर लगाई थी। जो भी अपराधी था उसने शायद पहले मैगज़ीन्स जलाई थी, जिस वजह से पूरे ऑफिस में आग लग गई। बदकिस्मती से आसपास के एरिया के सीसीटीवी पुराने थे और एक भी कैमरा काम नहीं कर रहा था। इस वजह से अपराधी कौन था यह पता लगाना लगभग नामुमकिन था। अपनी ऑफिस की यह हालत देखकर सतीश अपने सर पर दोनों हाथ रख कर रोने लगा। हाल ही में उसने बहुत मेहनत से इस बिज़नेस को बंद होने से बचाया था, जो कि उर्वशी की वजह से बंद होने की कगार पर था। बड़ी मुश्किल से उसने अपने क्लाइंट्स को अपनी मैगज़ीन के ऑर्डर्स कैंसिल ना करने के लिए मनाया था। यहाँ तक कि उनके लिए सतीश ने पूरा कंटेंट भी बदला था और उसकी मेहनत रंग भी लाई थी। लगभग सारे क्लाइंट्स मान भी गए थे, इसलिए उसने नया एडिशन प्रिंट करवाया था, लेकिन वो सब जलकर खाक हो गया था। और सबसे बड़े दुख की बात यह थी कि इस एडिशन की मैन्युस्क्रिप्ट का बैकअप लेने का भी सतीश को मौका नहीं मिला था। उससे पहले ही वो जल गई। इतना कुछ होने के बाद सतीश कैसे खुद को संभालता। वो सोचने लगा कि ऐसा कौन है जिसने इतनी क्रूरता से ऑफिस में आग लगाई थी। जाहिर सी बात थी कि जिसने भी यह किया था वो काफ़ी गुस्से में होगा। आग बुझ जाने के बाद किसी के वहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए एक एक करके सब लोग वहाँ से निकल गए। सिर्फ सतीश और उर्वशी वहाँ पर रह गए। अचानक सतीश ने उर्वशी की तरफ देखा, जो कि टेंशन में खड़ी थी। सतीश उस पर दहाड़ उठा। अब तुमने किसके साथ दुश्मनी मोल ली है, जिसने हमें बर्बाद कर दिया? सतीश को समझ आ गया था कि ज़रूर उसकी बेटी ने किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की होगी, इसलिए सामने वाले ने जवाबी हमले में ऑफिस में आग लगा दी। सतीश के चिल्लाने से कुछ पल के लिए उर्वशी दंग रह गई थी। उसके पापा ने इस तरह से कभी भी उसके साथ बात नहीं की थी। अचानक उर्वशी को भी गुस्सा आया और वो चिल्ला उठी, आप मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हैं? मेरी गलती की वजह से यह आग नहीं लगी है। यह सुनते ही सतीश ने गुस्से से कहा, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो हमसे बदला लेने कौन आएगा? मैं यह हरगिज़ नहीं मान सकता कि तुम्हारी किसी हरकत के बिना कोई हमारे खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाएगा। अब सतीश अपना आपा खो बैठा था। उसने सीधा उर्वशी पर इल्ज़ाम लगा दिया। उर्वशी ने अपने दांत पीसते हुए कहा, यह उस कुतिया ने किया है, लेकिन इतनी जल्दी उसने बदला कैसे ले लिया? यह सुनते ही सतीश ने पूछा कि उर्वशी किसकी बात कर रही है। उर्वशी ने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए गुस्से से कहा, उस चैनी के अलावा और कौन हो सकता है? लगता है आज वो उस आग में जलकर मरी नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो कमीनी बच कैसे गई। यह सुनकर सतीश हक्का बक्का रह गया था। उसे अब तक यही लगता था कि उसकी बेटी ज़िद्दी है और हाल ही में वो अपना आपा खो बैठी है, जिस वजह से वो जुनूनी हो गई है। लेकिन सतीश ने यह कभी नहीं सोचा था कि उसकी बेटी किसी की जान लेने की कोशिश करेगी, और अगर उसने यह हरकत की थी तो जाहिर सी बात थी कि सामने वाला बदला लेने ही वाला था। सतीश ने बिना किसी हाव भाव के उर्वशी की तरफ देखा और कहा, तुम्हें अपने आप पर शर्म नहीं आती? उर्वशी ने गुस्से से कहा, जब उसे हमारा ऑफिस जलाने में शर्म नहीं आई तो मैं किस बात से शर्माऊं? उर्वशी के बेशर्म शब्दों ने सतीश के जले पर नमक का काम किया था। वह गुस्से से तिलमिला उठा। उसने उर्वशी की तरफ उंगली दिखाते हुए गुस्से से कहा, मुझे अफसोस है कि तुम मेरी बेटी हो। आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। यह सुनकर उर्वशी दंग रह गई और बोली, पापा आप भी मुझसे रिश्ता? हालांकि वो अपनी बात पूरी करे उसके पहले सतीश चिल्ला उठा, निकल जा यहाँ से।
यह सुनने के बाद उर्वशी कुछ सेकंड्स के लिए वहां पर खड़ी रही और फिर गुस्से से वहां से निकल गई। उर्वशी को अभी भी मैगजीन और पैसों की पड़ी थी, रिश्तों की उसे कोई कदर नहीं थी। यह जानकर सतीश काफ़ी निराश हुआ। उर्वशी के जाने के बाद सतीश अपने घुटनों पर बैठ गया। अब उसमें खड़े रहने की हिम्मत नहीं थी। यह मैगजीन उसकी ज़िंदगी भर की मेहनत थी, लेकिन एक ही झटके में सब कुछ बर्बाद हो गया था। हालांकि वो कुछ नहीं कर सकता था, चुपचाप सब कुछ सहने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। अगले दिन सतीश ने अपने स्टाफ को सैलरी दे दी और उनको विदा कर दिया। उसने अनाउंस कर दिया कि रिनोवेशन की वजह से उसका बिजनेस कुछ वक्त के लिए बंद रहेगा। हालांकि रेनोवेशन कराने की बात सिर्फ एक बहाना था। उसकी मैगजीन शायद अब हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। यह बात सतीश को भी पता थी। अपनी ज़िंदगी में आई हुई इतनी बड़ी मुसीबत सतीश झेल नहीं पाया। अचानक उसका दम घुटने लगा और वो ज़मीन पर गिर गया। बेहोश होने के बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। जाहिर सी बात थी कि सतीश की बेटी होने के नाते हॉस्पिटल से उर्वशी को इस बारे में इन्फॉर्म किया गया। उर्वशी खुद भी थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन साथ ही साथ उसे अपने पापा से चिढ़ हो रही थी कि उन्हें यही वक्त मिला था हॉस्पिटल जाने के लिए। हालांकि वह हॉस्पिटल जाने के लिए मना नहीं कर सकती थी। उर्वशी को बहुत गुस्सा आ रहा था। यह उसके लिए एक नया सर दर्द था। वो पहले से ही बहुत इरिटेटेड थी, पर अगर वो हॉस्पिटल नहीं आती तो लोग यह कहते कि उर्वशी अग्रवाल नकारा औलाद है। पर दूसरी तरफ उसे हॉस्पिटल जाने का मन भी नहीं था। काफ़ी देर तक सोचने के बाद वो हिचकिचाते हुए हॉस्पिटल पहुंची। अभी तक सतीश को होश नहीं आया था। वो अपने वार्ड के बेड पर लेटा हुआ था। उर्वशी को ऐसा लगा कि उसके पापा के सर पर सफ़ेद बाल अचानक से बढ़ गए थे और उसके चेहरे की झुर्रियाँ भी बढ़ गई थी। अपने पापा की यह हालत देखकर उर्वशी के अंदर नफरत और बढ़ गई। वो मन ही मन कहने लगी, अब तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन उस जैनी की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। अब उसी की गलती है। अगर जैनी उस आग में जलकर मर गई होती तो मेरी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ही ना आती। पर फिर से वो बच गई। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मैं उसकी जान लेकर रहूंगी। वो मन ही मन कहने लगी, अब तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मैं उसकी जान लेकर रहूंगी। अगर जैनी जिंदा नहीं होती तो मैगजीन का ऑफिस चलता नहीं और पापा आज इस तरह से हॉस्पिटलाइज नहीं होते। यह सब उसकी ही वजह से हुआ है। यह सब सोचते हुए उर्वशी के दिल में अंतरा के लिए नफरत और बढ़ गई। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। हालांकि वह हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी, इसलिए उसने खुद को बड़ी मुश्किल से शांत किया। उसने सोचा कि नॉर्मल दिखने के लिए वो अपने पापा की थोड़ी सेवा कर लेगी, ताकि हॉस्पिटल स्टाफ को शक ना हो कि उसे अपने पापा की बिल्कुल पड़ी नहीं है। उर्वशी ने सतीश के चेहरे को साफ करने के लिए केटल में पानी गर्म किया और उसे सतीश की तरफ लेकर आ रही थी, लेकिन उससे यह छोटा काम भी ठीक से नहीं हुआ। उसके हाथ से गर्म पानी का बर्तन गिर गया। उसके लिए बर्तन को कोसने लगी। उसे यह नहीं समझ आया कि उसने आज हील्स पहनी थी, जिस वजह से चलते वक्त उसके कदम लड़खड़ा गए थे। उसके बाद वो सतीश के बेड के पास बैठ गई। हालांकि थोड़ी ही देर बाद वो बोर हो गई। उर्वशी ने सोचा कि वो नर्स की मदद कर देगी। नर्स ने उर्वशी को सतीश का टेम्परेचर चेक करने के लिए थर्मामीटर दिया। जैसे ही उर्वशी ने वो हाथ में लिया, उसके कांच पर सूरज का प्रकाश पड़ा और इसी के साथ तेज रोशनी उर्वशी की आंखों में गई। उर्वशी को तुरंत गुस्सा आया और उसने थर्मामीटर फेंक दिया। थर्मामीटर सतीश के बेड के पास गिरा और टूट गया। नर्स, जो कि अपने काम में बिजी थी, उसे लगा कि शायद उर्वशी के हाथ से थर्मामीटर गलती से छूट गया और टूट गया होगा। उसने उर्वशी से कहा, मैडम वहाँ से थोड़ा दूर रहिए। थर्मामीटर टूटने की वजह से अंदर का पारा बाहर आ गया था। अगर वो इंसान के शरीर को लग जाए तो बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती थी। नर्स ने तो उर्वशी की भलाई के लिए कहा था। हालांकि उर्वशी फ़िलहाल बहुत चिढ़ी हुई थी। इस वजह से उसे ऐसा लगा कि उसकी वजह से थर्मामीटर टूटा, इसलिए नर्स उसका मजाक उड़ा रही है। उर्वशी धीरे से उठी और नर्स से कह दिया, यह तो सिर्फ थर्मामीटर था ना, तुम्हें क्या लगता है
कि मैं इसके पैसे नहीं दे सकती। यह सुनकर नर्स थोड़ी कंफ्यूज हो गई। उसने तो बस उर्वशी को पारे से दूर रहने कहा था। उसने देखा था कि कैसे उर्वशी ने गर्म पानी गिरा दिया था। वो कोई काम ठीक से नहीं कर पा रही थी, और अब जब उसने उर्वशी की सेफ्टी के लिए उसे टूटे हुए थर्मामीटर से दूर रहने को कहा था, फिर भी वो अकड़ से बात कर रही थी। उसने सोचा नहीं था कि कोई इतना घमंडी भी हो सकता है। फिर भी नर्स ने प्यार से समझाया, मैडम पैसों की बात नहीं है, मैं तो बस। नर्स अपनी बात पूरी करे उससे पहले उर्वशी बीच में ही बोल पड़ी, तुम ज़्यादा बकवास मत करो, सिर्फ इस थर्मोमीटर की कीमत बताओ, मैं तुम्हें अभी के अभी उसके 10 गुने पैसे दे दूंगी। यह सुनकर अब नर्स को भी गुस्सा आ रहा था। हालांकि वो ड्यूटी पर थी, इसलिए उर्वशी को कोई जवाब नहीं दे सकती थी। इसलिए उसने अपना गुस्सा दबाया और उर्वशी को समझाया, मैडम मैं सिर्फ यह बता रही थी कि थर्मोमीटर टूटने के बाद अंदर की मरकरी बाहर आ जाए तो वह आपके या पेशेंट की हेल्थ के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। यह सुनकर उर्वशी थोड़ी हैरान रह गई। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे लग रहा था कि नर्स उसे कोई सड़क छाप इंसान समझ रही है। हालांकि अब उसे समझ आया कि वो सिर्फ उसकी सेफ्टी के लिए बता रही थी। उर्वशी ने तुरंत अपनी नज़रें फेर ली ताकि उसे नर्स की तरफ देखना ना पड़े। उसका ईगो उसे एक नर्स से माफ़ी मांगने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देता था। उर्वशी शांत हो गई है, यह देखकर नर्स ने राहत की सांस ली। उसने टूटे हुए थर्मोमीटर के टुकड़े और पारा साफ किया। उसके बाद वो वापस से सतीश की ट्रीटमेंट में लग गई। उसने अपना काम करते करते उर्वशी की तरफ बिना देखे कहा, मैडम क्या आप आईवी ट्यूब पर नज़र रखेंगी प्लीज़। उर्वशी का ध्यान अपने फ़ोन में था। उसे लगा कि नर्स उसे किसी बात का रिमाइंडर दे रही है, इसलिए उसने बिना ध्यान दिए कह दिया, ठीक है। वो अपने मैगज़ीन के ऑफिस में लगी आग के बारे में एक न्यूज़ रिपोर्ट पढ़ रही थी। उसमें बस यही लिखा था कि कैसे आग लगाई गई थी और कितना नुकसान हुआ। हालांकि अभी तक अपराधी के बारे में कोई खबर नहीं लगी थी। नर्स ने अपना काम खत्म कर लिया था। वो मुड़कर बाहर जा ही रही थी, लेकिन तब तक उसकी नज़र आईवी पर पड़ी और वो चौंक गई। पूरी रबर ट्यूब लाल हो चुकी थी। नर्स ने तुरंत उसे संभाला। इस छोटी सी गलती की वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। नर्स को उर्वशी पर बहुत गुस्सा आया। हालांकि वो बेबस थी। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को शांत किया और पेशेंट की किस बात का ख्याल रखना है यह उर्वशी को बताया। हालांकि उर्वशी को कुछ खास पड़ी नहीं थी। उसे तो यह भी नहीं पता था कि उसने अभी अभी क्या गलती की थी। अपना काम खत्म करके नर्स वार्ड से बाहर चली गई। अब वहाँ पर सिर्फ 2 लोग बचे थे। एक था जो कि बेड पर बेहोश था और दूसरी अपने फ़ोन पर टाइम पास कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि दोनों बाप बेटी नहीं बल्कि अजनबी हैं। ऐसे ही पूरा दिन गुजर गया। रात को जाकर सतीश को होश आया। डॉक्टर अपने हमेशा के टाइम राउंड पर आया। उसने पहले सतीश की कंडीशन चेक की और फिर उसकी रिपोर्ट्स पर नज़र घुमाई। उसके बाद उर्वशी से कहा, पेशेंट अभी भी काफ़ी कमज़ोर है, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड फूड दीजिए और ध्यान रहे कि इन्हें बाहर का खाना बिल्कुल नहीं देना है, सिर्फ घर का खाना दें। इंस्ट्रक्शंस देने के बाद डॉक्टर वहाँ से चला गया। उर्वशी ने डॉक्टर के सामने हामी तो भर दी थी। हालांकि उसे घर जाकर खाना बनाने में आफत आ रही थी, इसलिए उसने सोचा कि वो किसी को बोलकर खाना मंगवा लेगी। पिछले कुछ महीनों से यह उसकी आदत बन गई थी। वो खुद भी हॉस्पिटल में लंबे वक्त तक रही थी, इसलिए उसे जो भी खाने का मन करता था वो विराट को बोलकर मंगवा लेती थी। यह याद आते ही उसे विराट को कॉल करने का ख्याल आया। हालांकि पिछली बार जब उसने विराट को कॉल किया था तब उसने साफ साफ कह दिया था कि उर्वशी दोबारा उसे कॉल ना करे। उस दिन उर्वशी को बहुत गुस्सा आया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विराट ने इतनी जल्दी उसका साथ कैसे छोड़ दिया। वो कह रहा था कि उसने उर्वशी से बचपन से प्यार किया है, तो वो इतनी आसानी से उसे कैसे भूल सकता था। वैसे तो उर्वशी का अहंकार उसे विराट को कॉल करने से रोक रहा था, लेकिन फ़िलहाल उसके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने विराट का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से तुरंत कॉल रिसीव हुआ। उर्वशी ने सीधे मुद्दे की बात की, विराट पापा फ़िलहाल हॉस्पिटलाइज्ड हैं, डॉक्टर ने उन्हें सिर्फ लिक्विड फूड खाने के लिए बोला है।
तुम प्लीज़ सूप या ऐसा कुछ बनाकर हॉस्पिटल ले आओ। उर्वशी को यकीन था कि उसकी बात सुनकर विराट जरूर आएगा। हालांकि जवाब में विराट ने कहा, तुमने खुद मुझसे कहा था ना कि तुम मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती। यह सुनते ही उर्वशी की आंखें चौड़ी हो गई। देखो विराट, तुम। उर्वशी की बात काटते हुए विराट ने कह दिया, मैंने पिछली बार भी कहा था ना कि तुम मुझे कॉल मत करना। तुम्हें एक बार में मेरी बात समझ नहीं आती क्या? और वैसे भी मैं राशि के साथ डिनर पर जा रहा हूँ। मेरे पास हॉस्पिटल आने का टाइम नहीं है। उर्वशी को यकीन नहीं हो रहा था कि हॉस्पिटल का नाम सुनने के बावजूद विराट ने साफ इनकार कर दिया। उसने कड़ी आवाज़ में पूछा, लेकिन तुम तो मुझे पसंद करते हो ना, तो फिर राशि से क्यों मिल रहे हो? इसके जवाब में विराट ने रूखेपन से कह दिया, यह सोचकर मुझे भी खुद पर हंसी आती है कि मैं तुम्हारे जैसी इंसान को पसंद करता था। तब मैं अंधा हो गया था, जो तुम्हारा असली चेहरा नहीं देख पाया था। यह सुनते ही उर्वशी गुस्से से तिलमिला उठी। वो विराट पर चीख पड़ी, तब तो तुम बड़ी बड़ी बातें करते थे कि तुम हर हाल में मेरे साथ खड़े रहोगे और ज़िंदगी भर मेरा इंतज़ार करोगे वगैरह वगैरह। तो क्या वो सब झूठ था? यह बोलने के बाद अचानक उर्वशी को एहसास हुआ कि अब उसका ऑफिस जल चुका था और उसकी फैमिली इनकम बंद हो गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं था कि विराट उसके फैमिली बिजनेस की वजह से उससे प्यार करने का नाटक कर रहा था? यह सब सोचते हुए उर्वशी ने गुस्से से कहा, अब समझ आया, तुम मुझसे नहीं बल्कि मेरे पैसों से प्यार करते थे, है ना? उर्वशी को यकीन हो गया था कि यही सच्चाई है। पिछले 3-4 महीनों में विराट उर्वशी की ऐसी बातें सुनकर फ्रस्ट्रेट हो चुका था। उसकी ज़िंदगी में जो भी परेशानियां आई थी वो सब उर्वशी की वजह से थी। अब तो वह बहुत अच्छी तरह से समझ चुका था कि उर्वशी उससे प्यार नहीं करती थी, पर ज़रूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल करने से भी नहीं चूकती थी। उर्वशी वाकई बहुत बेशर्म औरत थी। अब तो विराट को ऐसा लग रहा था कि उसने प्रायश्चित करने की बात करके भी गलती कर दी थी। उर्वशी जैसी इंसान प्रायश्चित के लायक भी नहीं है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा था। उसने उर्वशी जैसी पागल औरत के लिए राशि जैसी प्यारी इंसान को छोड़ कैसे दिया? उर्वशी की बातें सुनकर विराट को भी गुस्सा आ रहा था। उसने कह दिया, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मुझे तुम्हारे जैसी इंसान से प्यार कैसे हुआ। यह मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। तब मैं बेवकूफ़ों की तरह तुम्हारे इशारों पर नाचता रहा, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि राशि तुमसे 1000 गुना बेहतर है। यह सुनते ही उर्वशी के गुस्से का लावा भड़क उठा। कोई उसे किसी और औरत से कंपेयर करे और उसे नीचा दिखाए, उसे यह हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होता था। उर्वशी के हिसाब से कोई उससे ऊपर नहीं था। विराट ने उसकी दुखती रग पर हाथ रखकर उसे पागल बना दिया था। हालांकि विराट ने उसे कोई जवाब देने का मौका नहीं दिया। अपनी बात बोलकर वो पहले ही कॉल डिस्कनेक्ट कर चुका था। अब उसे अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी थी। राशि को वापस पाना था। उसे पता था कि राशि बहुत नेक दिल है, इसलिए वो उसे ज़रूर मना लेगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। विराट ने तय कर लिया था कि अब से वो राशि को शिकायत का एक भी मौका नहीं देगा। यह सब सोचते हुए विराट तैयार हुआ। उसने अपना मूड ठीक किया। जब से वो राशि से अलग हुआ था तब से वह उसे और मिस करने लगा था। अपने घर से निकलने के बाद विराट ने गुलाब के फूलों का बुके खरीदा और फिर सीधा राशि के घर गया। हालांकि उसकी सीधे राशि के सामने जाने की या उसे कॉल करने की हिम्मत नहीं हुई। उसने एक कार्ड पर राशि के लिए एक मैसेज लिखा और रास्ते पर खेल रहे एक बच्चे को देकर उसे राशि के घर भेजा। उस कार्ड में यह लिखा था कि वो तब तक राशि का इंतज़ार करता रहेगा जब तक वो आकर उसे मिलेगी नहीं। बच्चे को भेजने के बाद विराट इंतज़ार करने लगा। वो काफ़ी बेचैन था। धीरे धीरे टाइम जाने लगा, लेकिन राशि घर से बाहर नहीं आई। विराट काफ़ी निराश हुआ। हालांकि उसने फैसला कर लिया था कि चाहे जितना भी इंतज़ार करना पड़े वो वहाँ से हिलेगा नहीं। इससे कम से कम राशि को यह तो समझ आएगा कि उसे सच में अपने किए पर पछतावा है और इस बार वो दिल से उसे पाना चाहता है। कुछ देर बाद विराट का फ़ोन बजा। उसने स्क्रीन पर देखा तो राशि का नाम फ्लैश हो रहा था। विराट ने तुरंत कॉल आंसर किया। राशि की आवाज़ बिल्कुल वैसी ही थी जैसे पहले हुआ करती थी।
हालांकि विराट को ऐसा लगा कि जैसे राशि से बात किए उसे जन्मों जन्म बीत गए थे। विराट की आंखों के सामने पिछले कुछ महीनों की घटनाएं दौड़ गई। वो इसे एक बुरा सपना मान रहा था और उम्मीद कर रहा था कि राशि भी ऐसा ही समझे, और ऐसा हुआ तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। राशि की आवाज़ ने विराट के इन ख्यालों को तोड़ा। तुम यहाँ से चले जाओ विराट, मुझे कहीं नहीं जाना, और वैसे भी फ़िलहाल मैं बिज़ी हूँ। विराट राशि से बात करने का एक भी मौका गंवाना नहीं चाहता था। उसने तुरंत राशि को मनाने की कोशिश की। सिर्फ डिनर की ही तो बात है, तुम्हारे घर से हम ज़्यादा दूर भी नहीं जाएंगे, और मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है। प्लीज़ मुझे एक चांस तो दो। हालांकि विराट की बात का राशि पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा। उसने अपनी बात दोहराई। मैंने कहा ना, मैं फ़िलहाल बिज़ी हूँ, मुझे मेरे शॉर्ट वीडियोज़ एडिट करने हैं, और इसके अलावा मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहती, इसलिए प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो। यह सुनकर विराट को धक्का लगा। वो राशि से रिक्वेस्ट करने लगा, मैं बस एक बार डिनर पर आने के लिए ही तो कह रहा हूँ, और तुम्हें तो मेरे साथ बाहर जाना पसंद था ना, क्या मेरे लिए इतना भी नहीं करोगी? विराट की बातें सुनकर राशि से सब्र नहीं हुआ और उसने कह दिया, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। यह सुनकर विराट तंग जरूर रह गया था। हालांकि उसे एहसास था कि इन सब का जिम्मेवार वो खुद है। वो फ़ोन पर गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ़ कर दो राशि, मैं जानता हूँ कि मैं ही गलत था, मैं ही कंफ्यूज हो गया था, सब मेरी गलती है। यह कहते हुए विराट खुद को ही चांटे मारने लगा। भले ही राशि को यह दिखाई नहीं दे रहा था, पर वो सुन जरूर सकती थी। हालांकि फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। विराट ने अपनी बात जारी रखी, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है राशि, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, और तुम्हें पता है कि शायद जिंदल ग्रुप भी मुझे वापस रखने के लिए तैयार हो जाएगा। हो सकता है कि मुझे शुरू से एकदम इंटर्न के लेवल से काम शुरू करना पड़े, पर मैं करूँगा और फिर से अपनी पुरानी पोजीशन पर पहुँच जाऊँगा। यकीन करो, मैं सच में बदल गया हूँ। यह सुनकर राशि को काफ़ी अच्छा लगा। आखिर वो दोनों इतने साल से शादीशुदा थे। दोनों के अलग होने के बाद विराट की क्या हालत हो गई थी, यह राशि को पता था। उसे इस बात की खुशी थी कि विराट को अपनी गलतियों का एहसास हो गया था और वो प्रायश्चित करने के लिए तैयार था। लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि विराट ने जो किया था उसके लिए राशि उसे माफ़ कर देगी। उसने बेरुखी से विराट को कह दिया, यह सब मुझे पता है, अब तुम जाओ यहाँ से। विराट को डर था कि राशि फ़ोन काट देगी, इसलिए उसने तुरंत कहा, मैं सच में बदल रहा हूँ राशि, प्लीज़ मैं तुमसे भीख मांगता हूँ कि मुझे एक मौका तो दो, कम से कम मुझसे मिलो तो सही, मैं तुम्हें एक बार देखना चाहता हूँ। हालांकि राशि अपने फैसले पर अड़ी रही। उसने कह दिया, अब फिर से हमारा एक होना इस जन्म में तो मुमकिन नहीं है विराट, इसलिए अब मुझे परेशान करना बंद करो। इतना बोलने के बाद राशि ने सीधा फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। राशि के इस बर्ताव से विराट बहुत उदास हुआ। राशि एक बार मिलने के लिए भी तैयार नहीं थी। वो तो बस देखना चाहता था कि राशि ठीक है या नहीं। हालांकि तुरंत विराट को एहसास हुआ कि राशि अब पुरानी राशि नहीं रही, बल्कि पॉपुलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गई है। उससे दूर होने के बाद वो एक खुशहाल ज़िंदगी बिता रही है। यह सब सोचते हुए विराट के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। विराट को पता था कि उसकी इस तन्हाई का जिम्मेदार वो खुद है। उसने सिगरेट निकाल कर जलाई। सिगरेट के धुएं के उस पार उसे राशि दिखाई दी। इसी के साथ उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। हालांकि जब उसने ध्यान से देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो उसका वहम था। विराट को लगा कि शायद दूसरे जन्म वाली बात गलत है। इंसान को उसके कुकर्मों की सज़ा इसी जन्म में मिलती है। हालांकि विराट हार नहीं मानना चाहता था। वो हाथ में गुलाब के फूलों का बुके लिए वहीं पर खड़ा रहा और राशि का इंतज़ार करने लगा, जो कि उसके पास कभी नहीं लौटने वाली थी। अगले दिन राशि को अपने शॉर्ट वीडियोज़ शूट करने के लिए बाहर जाना था। उसने अपने सारे गियर्स और इक्विपमेंट्स पैक किए और बाहर निकली। घर के बाहर थोड़ी दूरी पर उसे विराट दिखा। उसकी आंखें लाल थी। उसके हाथों में अभी भी गुलाब का बुके था। उसके चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी उगाई थी।
उसके पैरों के पास सिगरेट के बट्स पड़े थे, जिससे पता चल रहा था कि वो पूरी रात वहीं पर खड़ा राशि का इंतज़ार कर रहा था। राशि ने ऐसा बर्ताव किया जैसे उसने विराट को देखा ही नहीं। वो अपने रास्ते चल पड़ी। हालांकि विराट को राशि दिख गई थी। वो दौड़ते हुए उसके पास पहुंचा और उसके साथ साथ चलने लगा। उसने राशि से कहा, तुम वीडियो शूट करने जा रही हो ना? आज मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा और अपना सामान मुझे दे दो। तुम औरत हो, तुम्हें अपने इतने सारे सामान का वज़न नहीं उठाना चाहिए। राशि ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने चलना जारी रखा। उसका बर्ताव वैसा था जैसे उसके साथ कोई है ही नहीं। हालांकि विराट ने राशि का पीछा नहीं छोड़ा। थोड़ी देर बाद राशि को चिढ़ होने लगी। उसे डर था कि विराट की हालत देखकर कहीं उसका दिल ना पिघल जाए। इसलिए उसने अपना फ़ोन निकाला और अंतरा को मैसेज करके अपनी सिचुएशन बताई। तुरंत ही अंतरा का रिप्लाई आया, सोच समझ कर ही कोई भी फैसला करना, क्योंकि एक बार जो तुम्हारे साथ हुआ है वो दोबारा भी हो सकता है। इसलिए अगर आज तुमने उस पर दया खाकर माफ़ कर दिया तो उसकी वजह से तुमने जो कुछ सहा है वो सब बेकार हो जाएगा। यह तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे कठिन दौर है। इसलिए तुम्हें तय करना है कि तुमने ज़्यादा जिल्लत सही है या विराट ने। यह पढ़ने के बाद राशि ने लिखा, मैं समझ रही हूँ और विराट ने मेरे साथ जो किया है वो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। राशि ने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अतीत में वो विराट जैसे नालायक इंसान को पहचान कैसे नहीं पाई। हालांकि अब उसकी आंखें खुल चुकी थी और इसी के साथ उसे काफ़ी सारी नई बातें सीखने को मिली थी जो कि वो पहले नहीं जानती थी। उसने विराट को अपना जीवन साथी चुना था। यह बात सोचकर अब उसे खुद पर ही हंसी आती थी, क्योंकि विराट उसके लायक था ही नहीं। अंतरा को समझ आ गया था कि राशि अपने इरादे की पक्की है, इसलिए उसे फिक्र नहीं थी। उसने टॉपिक बदलते हुए मैसेज किया, अच्छा, मैं यह सोच रही थी कि तुम एक और पब्लिक प्लेटफॉर्म बनाओ जिसमें हम रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बारे में न्यूज़ और अलग अलग टॉपिक पर कंटेंट बनाएंगे। यह पढ़ने के बाद राशि ने थोड़ा सोचा और उसे भी लगा कि यह आइडिया बुरा नहीं है। उसने रिप्लाई किया, ठीक है, मैं घर पहुंचकर इस पर काम शुरू कर दूंगी। इसके बाद दोनों के बीच इधर उधर की बातें हुई और फिर एक दूसरे को बाय बोला। राशि ने थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखा। विराट अभी भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। विराट ने उसका मूड खराब कर दिया था। उसे समझ आ गया था कि अब उसका वीडियो शूट करने में भी मन नहीं लगने वाला था। राशि ने कुछ देर सोचा और फिर अपना प्लान कैंसिल कर दिया। अचानक उसे अंतरा की बात याद आई। उसने तय किया कि वीडियो शूट नहीं हो पाए तो वो वापस घर जाकर नया पब्लिक प्लेटफॉर्म का नया अकाउंट क्रिएट कर लेगी। राशि ने तुरंत ही एक टैक्सी रोकी और वापस घर के लिए निकल गई। घर पहुंचने के बाद उसने अपना काम शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने नए अकाउंट के लिए रिसर्च शुरू किया, क्योंकि यह सब्जेक्ट उसके लिए बिल्कुल नया था। उसे काफ़ी सारा मटेरियल इकट्ठा करना था। रिसर्च करने के बाद राशि ने कुछ एपिसोड्स बनाए और उसे टेस्ट करने के लिए अपने अकाउंट पर शेयर किया और साथ में नए अकाउंट को टैग किया। उसके अपने काफ़ी सारे फॉलोअर्स थे, इसलिए जाहिर सी बात थी कि व्यूज़ आने ही वाले थे। जैसे ही उसके फॉलोअर्स को पता चल गया कि यह नया अकाउंट भी राशि का है, वो सब लोग नए अकाउंट को भी फॉलो करने लगे। काफ़ी सारे ब्लॉगर्स को भी राशि के नए प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला और उन लोगों ने तुरंत ब्लॉग्स और आर्टिकल रिलीज़ किए। राशि के पब्लिश किए हुए न्यूज़ की वजह से सोशल मीडिया पर एक नया डिस्कशन शुरू हो गया। अच्छा, अब समझ आया कि इस बार कंस्ट्रक्शन सर्कल का नया एडिशन क्यों नहीं आया। उनका ऑफिस जल चुका है, एक दूसरे यूज़र ने लिखा था। अच्छा हुआ जल गया, वैसे भी उस मैगज़ीन का कंटेंट हाल ही में काफ़ी बेकार हो गया था। ज़्यादातर उसमें नेगेटिविटी भरी रहती थी, ऊपर से पैसे भी ज़्यादा थे। मैगज़ीन बंद हो गई तो क्या हुआ, यह नया पब्लिक अकाउंट है ना, इससे हमें इंडस्ट्री की न्यूज़ मिलती रहेगी। बाय द वे, तुम लोगों ने इस अकाउंट की नई रिपोर्ट पढ़ी? उसमें उस पॉपुलर लग्जरी अपार्टमेंट प्रोजेक्ट की डिटेल्स हैं। ट्विटर पर यह टॉपिक ट्रेंड कर रहा था। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में बैठी हुई उर्वशी ने भी यह न्यूज़ देखी थी। उसने अपने दांत पीस लिए।
उस कमीनी जैनी ने ना सिर्फ मैगजीन का ऑफिस जला दिया बल्कि मैगजीन को भी इस नए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से रिप्लेस कर दिया। उर्वशी को यकीन था कि यह जैनी का ही काम हो सकता है। वो अब हर बात का बदला ले रही है। सोशल मीडिया यूज़र्स के कमेंट्स पढ़कर उर्वशी को और गुस्सा आया। वो मन ही मन सबको कोसने लगी। यह साले नेटिजन्स भी कुछ कम नहीं है, इन्हें पता कुछ है नहीं और जज करने निकल पड़ते हैं। और यह राशि भी 2 टके की औरत 2-4 वीडियो क्या बना लिए, खुद को सेलिब्रिटी मानने लगी। पता नहीं लोग इसे इतना क्यों पसंद करते हैं। उर्वशी को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसे अपना फ़ोन पटकने का मन किया। हालांकि उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। उस वक्त 2 विजिटर वार्ड में आए। वो कोई और नहीं, मिस्टर शैडो और अशोक जिंदल थे। अशोक और सतीश बहुत पुराने दोस्त थे और अब जब सतीश हॉस्पिटल में था तो जाहिर सी बात थी कि अशोक उससे मिलने आया था। अशोक ने सतीश को देखकर एक आह भरी और पूछा, कैसे हो सतीश? उसका दोस्त मिलने आया था। यह देखकर सतीश को बहुत खुशी हुई। वो धीरे से उठकर बैठा और बोला, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, हालांकि मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी भगवान मुझे अपने पास बुलाएगा। अशोक और मिस्टर शैडो जब से वार्ड में आए थे तब से उर्वशी मिस्टर शैडो को देख रही थी। एक तरफा ही सही, लेकिन वह उसका प्यार था। वो सोचने लगी कि अभी भी कबीर बिल्कुल वैसा ही है, ऊंचा, हैंडसम, काली गहरी आंखें, शांत स्वभाव। अचानक उर्वशी को एहसास हुआ कि कबीर जैसा भी है पर वो अब जैनी का है। यह ख्याल आते ही फिर से उसने अंदर गुस्सा भर लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जैनी को क्या हक था कि वो कबीर को अपना बनाए। जरूर उसने किसी न किसी तरीके से कबीर को अपने जाल में फंसाया होगा। यह सब सोचते हुए अचानक उर्वशी को एक आइडिया आया। उसे यकीन था कि इस तरीके से अशोक जिंदल अपनी बहू से नफरत करने लगेगा। यह सब सोचते हुए अचानक उर्वशी ने अशोक से कहा, अंकल, शायद आपको एक बात पता नहीं है। यह सुनकर अशोक ने उर्वशी की तरफ देखा। अशोक जानता था कि सतीश अग्रवाल की बेटी होने के बावजूद उर्वशी में उसका एक भी गुण नहीं आया। उसे पता था कि उर्वशी बिल्कुल नकारा है, फिर भी वो जानना चाहता था कि उर्वशी क्या कहना चाहती है। इसलिए उसने उर्वशी से पूछा, क्या हुआ? उर्वशी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि उसे पता था कि उसकी बात सुनने के बाद अशोक अंतरा से नफरत करने लगेगा और उसे घर से बाहर भी निकाल देगा। इसके बाद उसने गुस्से से कहा, जैनी ने हमारे मैगजीन की ऑफिस में आग लगवाई है। हालांकि यह सुनकर अशोक बिल्कुल नहीं चौंका। उसे पता था कि उर्वशी किस तरह की इंसान है। शायद वो फिर से उसकी बहू को फंसाना चाहती थी। अब अशोक को उर्वशी पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उर्वशी अंतरा का पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। उसने बेरुखी से कह दिया, अगर तुम्हारे पास सबूत है कि जैनी ने यह किया है तो कोर्ट जाकर उस पर केस करो, और अगर सबूत नहीं है तो बकवास करना बंद करो। मैं अपनी बहू के खिलाफ एक भी गलत बात बर्दाश्त नहीं करूँगा। यह सुनते ही उर्वशी ने सोशल मीडिया के कमेंट्स खोलकर दिखाते हुए कहा, मेरे पास सबूत है। हमारे ऑफिस में आग लगे अभी मुश्किल से 2 दिन हुए हैं और आज ही उन लोगों ने नया पब्लिक अकाउंट शुरू किया है ताकि वो हमारी मैगजीन की जगह ले सकें। आपको नहीं लगता यह सब पहले से प्लान किया गया था? उर्वशी ने सीधा यह नहीं कहा कि अंतरा ने बदला लेने के लिए उसके ऑफिस में आग लगाई थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके सामने खड़े दोनों लोग अंतरा को इतना मानते हैं कि उसकी बात पर वो लोग यकीन नहीं करते। हालांकि अशोक उर्वशी की पागलों जैसी बातें सुनकर चौंक गया। उसने गुस्से से कहा, यह कोई सबूत है? तुम कुछ भी सोचकर किसी को दोषी नहीं ठहरा सकती। अगर तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत होता तो मैं खुद तुम्हारे साथ कोर्ट चलता, लेकिन तुम बेवकूफ़ों जैसी बातें करोगी तो मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा, चाहे तुम मेरे सालों पुराने दोस्त की बेटी ही क्यों ना हो। अशोक की बातों ने उर्वशी की बोलती बंद कर दी थी। उसने सोचा नहीं था कि अशोक अंतरा का इस हद तक बचाव करेगा। उर्वशी को इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि वो सबके सामने यह नहीं बोल सकती थी कि उसने अंतरा के कमरे में आग लगवाई थी। इस वजह से अंतरा ने उसके साथ बदला लेने के लिए ये किया था। मिस्टर शैडो ने देखा कि वार्ड में खामोशी छा गई थी, इसलिए उसने आगे बढ़ते हुए कहा, यह किसी पर इल्ज़ाम लगाने की वजह नहीं हुई। एक नया पब्लिक अकाउंट खुला है
वो अचानक मैगज़ीन की जगह कैसे ले सकता है। यह बोलने के बाद मिस्टर शैडो उर्वशी की तरफ मुड़ा और बोला, मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर इतना गुस्सा भरा है कि तुम इस तलाश में हो कि चाहे जो मिल जाए उस पर तुम अपना गुस्सा निकाल सको। उर्वशी को पता नहीं था कि मिस्टर शैडो धीरे धीरे उसे जाल में फंसा रहा है। मिस्टर शैडो ने आगे कहा, मैं इस बात से सहमत हूँ कि जिसने भी यह किया ठीक नहीं किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम किसी पर भी उंगली उठाओगी। हम सब जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन सर्कल का इंडस्ट्री में रुतबा है, उसे इतनी आसानी से नहीं गिराया जा सकता। अगर तुम्हें डर है कि कोई तुम्हारी मैगज़ीन की जगह ले लेगा तो तुम्हें उसका जवाब काम करके देना चाहिए, ना कि किसी को दोष देकर। सतीश अंकल बीमार हैं, पर तुम नहीं। तुम्हें मैगज़ीन टेक ओवर करके उसे फिर से शुरू कर देना चाहिए। मिस्टर शैडो की बातें सुनकर उर्वशी की आंखें चमक उठी। यह देखकर मिस्टर शैडो ने आगे कुछ नहीं कहा। उसने कांटा डाल दिया था। अब वो देखना चाहता था कि मछली उसमें फंसती है या नहीं। मिस्टर शैडो की बातें सुनने के बाद उर्वशी ने अपने अंदर की बेचैनी को नज़रअंदाज कर दिया। वो सोच में पड़ गई कि कबीर उसे मोटिवेट कर रहा था या फिर उसे उकसा रहा था। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने फैसला लिया, जो भी हो, पर अब वो मैगज़ीन फिर से शुरू करके रहेगी। वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। उर्वशी ने सतीश की तरफ देखा और एक्साइट होते हुए बोली, कबीर की बात सही है पापा, मुझे काम पर ध्यान देना चाहिए। उर्वशी ने फैसला कर लिया था कि वो कबीर की उम्मीद पर खरा उतरेगी और वापस मैगज़ीन शुरू करेगी। वो यह साबित करना चाहती थी कि कंस्ट्रक्शन सर्कल मैगज़ीन की रेपुटेशन कोई ख़राब नहीं कर सकता। मिस्टर शैडो ने देखा कि उर्वशी एकदम जोश से भर गई थी। उसने धीरे से कहा, लेकिन अगर तुम काम पर जाओगी तो यहाँ सतीश अंकल के साथ कौन रहेगा? उनका कौन ख्याल रखेगा? यह सुनकर उर्वशी चौंक गई। उसने सोचा नहीं था कि मिस्टर शैडो ऐसा सवाल सबके सामने पूछ लेगा। हालांकि उर्वशी को कहाँ अपने पापा की पड़ी थी। उसने कह दिया, पापा के लिए मैं अभी एक नर्स हायर कर लेती हूँ जो कि उनके साथ रहे, और वैसे भी पापा की जान को कोई खतरा नहीं है, इसलिए मैं यहाँ रहकर अपना टाइम वेस्ट करूँ। उसके बदले मुझे मैगज़ीन को वापस ट्रैक पर लाने के लिए काम में लग जाना चाहिए। पापा के लिए नर्स काफ़ी है। उर्वशी की यह बात सुनकर सतीश को बहुत दुख हुआ। उसे लगा था कि उसकी बेटी उसके साथ इसलिए हॉस्पिटल में रह रही है क्योंकि वह उससे प्यार करती है। भले ही सतीश ने गुस्से में उर्वशी को भला बुरा कह दिया था, पर वह अपने पापा से नफरत नहीं करेगी। लेकिन उर्वशी ने चंद शब्द बोलकर उसे गलत साबित कर दिया। सतीश को एहसास हुआ कि सब कुछ उसका भ्रम था। सतीश को लगा था कि उर्वशी बदल गई है, पर उसने यह नहीं सोचा था कि वो इतनी बदल गई है कि उसे अपने हाल पर छोड़ देगी। एक बाप के लिए इससे बड़े दुख की बात क्या हो सकती है। उर्वशी को इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था कि उसकी बातों से सतीश को दुख हुआ है। वो तो मन ही मन मैगज़ीन को फिर से कैसे शुरू करना है यह प्लान करने लगी थी। उसे और किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। वो जल्द से जल्द अपना यह काम करना चाहती थी। उसे पता था कि अगर वो इसमें कामयाब रही तो इंडस्ट्री में उसका रुतबा बढ़ जाएगा और वो फिर से जैनी से जंग लड़ पाएगी। यह सब सोचने के बाद उर्वशी ने सतीश से कहा, पापा आप फिक्र मत करो, मैं हमारी मैगज़ीन फिर से शुरू करके दिखाऊंगी और आपके लिए एक अच्छी नर्स हायर कर रही हूँ ताकि आप जल्दी से ठीक हो जाओ। यह कहने के बाद उर्वशी वार्ड से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद सतीश खुद को रोक नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब औलाद को अपने बाप की पड़ी ना हो और उसे छोड़कर चली जाए तो इससे बड़ी बेबसी की बात क्या हो सकती है। सतीश वार्ड के दरवाजे की तरफ देखकर बड़बड़ाया, गलती मेरी ही है, मैं अपनी बेटी को अच्छे संस्कार नहीं दे पाया। अशोक ने गिलास में पानी भरा और सतीश को दिया और फिर उसके पास बैठकर उसे दिलासा देने लगा। शांत हो जाओ सतीश, अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। सतीश ने मिस्टर शैडो की तरफ देखा और फिर अशोक की तरफ देखते हुए कहा, मुझे तो कभी कभी तुमसे ईर्ष्या होती है। तुम्हारा बेटा इतना काबिल है, वो और तुम्हारी बहू तुम्हारी कितनी इज्जत करते हैं। मेरी किस्मत में यह सब कहाँ। इसके जवाब में अशोक ने कहा, कोई भी इंसान सिर्फ किस्मत से काबिल नहीं बनता, साथ ही साथ उसे मेहनत भी करनी पड़ती है।
और ईर्ष्या करना अच्छी बात है। ईर्ष्या इंसान को मोटिवेट करके कामयाबी दिलाने में मदद करती है, लेकिन ईर्ष्या को पालना आसान नहीं है, क्योंकि अगर इंसान सतर्क ना रहा तो वो ईर्ष्या नफरत में बदल जाती है, और जब किसी इंसान के अंदर नफरत भर जाए तो वो अपने दिमाग पर से काबू खो देता है, जिस वजह से वो खुद को ही बर्बाद कर देता है। अशोक की बात सुनकर सतीश को समझ आ गया कि वो उर्वशी के बारे में बात कर रहा है। सतीश को यह भी समझ आ रहा था कि अशोक उसे दोष दे रहा है, क्योंकि वो अपनी बेटी को सही और गलत के बीच का फ़र्क नहीं सिखा पाया। सतीश को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। हालांकि तुरंत ही अशोक ने टॉपिक बदल दिया और सतीश के साथ इधर उधर की बातें करने लगा, और इसी के साथ कमरे का माहौल फिर से नॉर्मल हो गया। मिस्टर शैडो एक साइड पर चुपचाप खड़ा उन दोनों की बातें सुन रहा था। सतीश को एहसास हुआ कि उर्वशी से ज़्यादा अशोक और मिस्टर शैडो से उसे अपनापन मिल रहा था। हालांकि तीनों में से किसी को नहीं पता था कि वार्ड की खिड़की के बाहर नर्स के कपड़े पहनी एक औरत छुप कर खड़ी कब से उन लोगों की बातें सुन रही थी। दरअसल यह वही नर्स थी जिसे उर्वशी ने सतीश की देखभाल के लिए हायर किया था। वार्ड से निकलने के बाद जब उर्वशी नर्स स्टेशन पर गई तब उसे यह नर्स वहां मिली थी। यह नर्स जवान थी और उर्वशी का यह मानना था कि अगर नर्स जवान है तो वो ज़्यादा काबिल होगी और वह बहुत अच्छी तरह से उसके पापा का ख्याल रखेगी। इसलिए उसने बिना कोई सवाल पूछे या उस नर्स के बारे में जानकारी हासिल किए उसे पैसे दे दिए और उसके पापा का नाम और वार्ड नंबर बता दिया। उसके बाद वो हॉस्पिटल से निकल गई। उर्वशी के हिसाब से अब उसके पापा खतरे से बाहर थे, इसलिए उसके साथ रहने की उसे कोई ज़रूरत नहीं थी। फिलहाल उसके लिए सबसे ज़रूरी काम मैगज़ीन को फिर से शुरू करना था। एक बार यह काम हो गया तो उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसे यकीन था कि वो अपने इन हालातों को बदल देगी। हालांकि उसे यह ख्याल बिल्कुल नहीं आया था कि जब मैगज़ीन ठीक तरह से चल रही थी तब भी उससे उसे कोई ख़ास मदद नहीं मिली थी, तब भी वो अंतरा से जीत नहीं पाई थी। पर अब जब उसका बिजनेस बंद हो गया था तो उसे ऐसा लग रहा था कि एक बार वो सब कुछ वापस पटरी पर ला देगी तो वो जीत जाएगी। पता नहीं कहाँ से उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया था। उर्वशी मैगज़ीन को फिर से शुरू करने के काम में लग गई। ऑफिस की जगह, स्टाफ, यह सब इतनी जल्दी अरेंज नहीं होने वाला था। इन सब कामों में वह यह भूल गई कि उसके पापा हॉस्पिटल में हैं। उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि उसके पापा की तबीयत में सुधार हुआ है या नहीं। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे इस बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य रह गया था, अपने करियर पर ध्यान देना और अंतरा के साथ साथ तनुजा मुखर्जी को भी हराना। वो उन दोनों को दिखाना चाहती थी कि वो भी बहुत काबिल और टैलेंटेड है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में सतीश अपने वार्ड में अकेला बैठा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि अब वो इस दुनिया में ही अकेला है। तब तक एक नर्स वार्ड में आई। सतीश ने उसकी तरफ देखा। वो नर्स जवान थी, उसे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। ऐसा लग रहा था नर्स का आधा चेहरा मास्क से ढका हुआ था, फिर भी समझ आ रहा था कि वो खूबसूरत थी। नर्स ने सतीश से कहा, हेलो सर, मुझे आपकी बेटी ने आपकी देखभाल के लिए हायर किया है। सतीश ने देखा कि यह नर्स लगभग उसकी बेटी की उम्र की थी। उसके साथ रहने के लिए सतीश कंफर्टेबल नहीं था। उसने कह दिया, आप प्लीज़ जाइए और किसी मेल नर्स को भेजिए। मेरे साथ एक आदमी रहेगा तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रह पाऊँगा। यह सुनते ही नर्स पैनिक हो गई और सतीश से विनती करने लगी, सर प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मैं बहुत अच्छी तरह से आपका ख्याल रखूँगी। भले ही मैं यंग हूँ पर मेरे पास काफ़ी एक्सपीरियंस है। यह सुनकर सतीश की भौहें सिकुड़ गई। वो सोच में पड़ गया कि यह नर्स इतनी नर्वस क्यों है। काफ़ी कुछ सोचते हुए उसने कहा, देखो, कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें एक आदमी औरतों की मदद लेने में कंफर्टेबल नहीं होता, इसलिए मुझे एक मेल नर्स चाहिए। आपको मेरे बदले किसी औरत की ड्यूटी पर लगना चाहिए। यह बात सुनकर उस नर्स की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, सर प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर ना निकालें, मुझे दूसरा कोई काम नहीं मिलेगा। यह कहते हुए वो सिसकियाँ लेने लगी। सतीश थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा भी क्या हो गया है
कि वह नर्स फूट फूट कर रो रही है। उसने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें वापस नहीं भेजूंगा। पहले शांत हो जाओ और बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तुम्हें दूसरा काम क्यों नहीं मिलेगा? इसके जवाब में नर्स ने कहा, दरअसल मैं हाल ही में जेल से छूटी हूँ। बहुत कोशिश की पर मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था। इस हॉस्पिटल में भी जो रिज्यूम मैंने सबमिट किया है वो जाली है। अगर आप मुझे अपने साथ नहीं रखेंगे तो हॉस्पिटल के स्टाफ को शक हो जाएगा। अगर उन लोगों को पता चला कि मैंने उन लोगों के साथ धोखा किया है तो वो लोग फिर से मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। यह सब सुनकर सतीश चौंक गया। उसने सोचा नहीं था कि एक जवान औरत का ऐसा अतीत होगा। अब सतीश को टेंशन हो रही थी, क्योंकि कोई जेल सिर्फ तब जाता है जब उसने कोई गुनाह किया हो। अगर ऐसा इंसान जिसका बैकग्राउंड भी उसे नहीं पता वो उसकी देखभाल करने के लिए उसके साथ रहेगा तो सतीश कैसे चैन से रह पाएगा। यह सब सोचते हुए सतीश ने नर्स से पूछा, पर तुम जेल गई क्यों थी? नर्स का गला भर आया था। उसने अपने आंसू पोंछते हुए धीरे से कहा, पैसों की वजह से। सर, मेरे पापा को एक बहुत सीरियस बीमारी थी और उन्हें ठीक करने के लिए एक सर्जरी की ज़रूरत थी, जिसके लिए बहुत सारे पैसे लगने वाले थे, पर मेरे पास एक पैसा भी नहीं था। इसलिए मैंने चोरी करने का फैसला किया। यह कहते हुए नर्स फूट फूट कर रोने लगी। सतीश ने पूछा, फिर क्या हुआ? नर्स ने आगे बताया, मैं चोरी करने में कामयाब हो गई और पैसे लेकर सीधे हॉस्पिटल दौड़ी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वक्त पर पैसे ना देने की वजह से हॉस्पिटल वालों ने पापा का इलाज नहीं किया, जिस वजह से पापा चल बसे और आखिर में मैं भी पकड़ी गई। नर्स की आंखें रो रो कर लाल हो गई थी। उसने सतीश की तरफ देखते हुए आगे कहा, सर, मैं आपसे भीख मांगती हूँ कि आप मुझे काम से ना निकलवाएं। मेरे पास रहने की भी कोई जगह नहीं है। अगर हॉस्पिटल वालों को पता चल गया कि मैंने जाली रिज्यूम सबमिट किया है तो वो लोग पुलिस कंप्लेंट कर देंगे और मुझे फिर से जेल जाना पड़ेगा। जब सतीश को पता चला कि यह लड़की अपने पिता की जान बचाने के लिए जेल गई थी तो उसे उस पर बहुत दया आई। नर्स को इस तरह से रोता देखकर उसे तुरंत ख्याल आया कि वो औरत अपने पिता की जान बचाने के लिए जुर्म करने से भी पीछे नहीं हटी। अगर उसकी बेटी उर्वशी भी उसका इतना ख्याल रखती तो उसे अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत ना रहती। आखिर में सतीश ने एक आह भरी और कहा, ठीक है, तुम मेरी ड्यूटी पर रह सकती हो। यह सुनकर नर्स ने राहत की सांस ली। सतीश के खाने पीने से लेकर हर बात का ख्याल रखना उसकी जिम्मेदारी थी। यहाँ तक कि उसे टाइम टू टाइम उर्वशी को भी रिपोर्ट करना रहता था। वार्ड का सारा काम खत्म करने के बाद वो सतीश के लिए दवाई लाने बाहर गई। बाहर निकलने के बाद वो फायर एस्केप की सीढ़ियों पर आई, जहाँ पर कोई नहीं था। उसने अपना मास्क निकाला और एक गहरी सांस ली। जाहिर सी बात थी कि यह औरत गायत्री थी। वो सीढ़ियों पर बैठ गई और अपने चेहरे से पसीना पोंछते हुए सतीश को कोसने लगी। साले बुढ़े ने इतनी एक्टिंग करवाई कि रो रो कर मेरी आंखें सूज गई। थोड़ा आराम करने के बाद गायत्री ने अपना फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव होते ही उसने कहा, माँ, काम हो गया। अब मैं सतीश अग्रवाल की पर्सनल नर्स बन चुकी हूँ। फ़ोन की दूसरी तरफ से लता ने खुश होते हुए कहा, शाबाश, अब जल्द से जल्द सतीश को घायल करो और उस कबीर जिंदल को फंसा दो। गायत्री ने पहले ही लता को बता दिया था कि आज मिस्टर शैडो और अशोक जिंदल सतीश से मिलने आए थे। लता की बात सुनकर गायत्री के चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट आ गई। उसने हामी भरी। पहले गायत्री ऐसे कामों में बहुत बार गड़बड़ कर चुकी थी, इसलिए लता को उस पर पूरे तरीके से भरोसा नहीं था। उसने पूछा, तुम्हें पता है ना क्या और कैसे करना है? गायत्री ने अपना मास्क पहना, जिससे सिर्फ उसकी आंखें ही दिख रही थी। उसने लता को जवाब देते हुए कहा, बिल्कुल माँ, तुम फिक्र मत करो। इस बार मैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दूंगी। यह सुनने के बाद लता ने मुस्कुराते हुए कॉल डिस्कनेक्ट किया। वैसे तो पिछली बार लता ने गायत्री को फंसाकर जेल भिजवा दिया था और तब गायत्री को भी अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया था, लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हुआ था कि दोनों एक हो गई थी? यह भी एक राज की बात थी। कुछ देर बाद एक दूसरी नर्स सतीश के वार्ड में आई। उसने सतीश का टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर चेक किया।
नर्स सब कुछ रिपोर्ट में नोट कर रही थी। तब उसकी आंखों के कोने से उसे दिखा कि सतीश के पास पड़ा तकिया हिला। इसलिए उसने तकिए की तरफ देखा। हालांकि सब कुछ नॉर्मल था। उसे लगा कि यह शायद उसका वहम था। वो मुड़कर वार्ड के बाहर ही निकलने वाली थी कि तब तक फिर से तकिया हिला। अब नर्स को समझ आ गया था कि यह उसका वहम नहीं था, ज़रूर तकिए के नीचे कुछ था। नर्स ने जाकर धीरे से तकिया उठाया और उसके नीचे देखा। इसी के साथ उसकी चीख निकल गई। तकिए के नीचे लीचेस यानी जोंक थे। वो सारे के सारे जिंदा थे और धीरे धीरे छटपटा रहे थे। जाहिर सी बात थी कि उन्हें पेशेंट के शरीर तक पहुंचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर वो पेशेंट के कान में चले गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। नर्स की चीख सुनकर सतीश की भी नींद खुल गई थी। हालांकि वो सिर्फ नर्स को बाहर भागते देख पाया था, इसलिए उसे समझ नहीं आया कि ऐसा क्या हुआ था कि नर्स इतनी ज़ोर से चिल्लाई थी। ऊपर से सतीश को कुछ देर पहले ही नींद आई थी। उसकी नींद कच्ची थी, जिस वजह से उसका मूड ठीक नहीं था। उसने करवट बदली और अपनी आंखें बंद करके वापस सो गया। हालांकि वो सो पाए उसके पहले वो नर्स हेड नर्स को साथ लेकर फिर से वार्ड में आई। सबसे पहले उन दोनों ने सतीश को सहारा देकर बेड से उठाया और पास वाले सोफे पर बिठाया। सतीश कंफ्यूज हो गया। उसने पूछा, आप दोनों इतने सीरियस क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? जो नर्स पहले आई थी उसने सतीश को बताया, सर अभी अभी मैं जब आपका रूटीन चेकअप करने आई थी तब मुझे आपका तकिया हिलता हुआ नजर आया। जब मैंने उसे उठाकर देखा तो नीचे कीड़े थे। इसके बाद हेड नर्स ने कहा, यह बहुत सीरियस प्रॉब्लम है सर, आपकी जान को खतरा हो सकता था, इसलिए यह नर्स मेरे पास आई। हमें पता लगाना पड़ेगा कि यह कीड़े यहाँ पर कैसे आए। नर्स ने जाकर तकिया उठाया। अभी भी वो कीड़े वहाँ पर रेंग रहे थे। उसे देखकर सतीश चौंक गया। हेड नर्स ने कहा, इतने सारे कीड़े अपने आप तो तकिए के नीचे नहीं आए होंगे, जरूर किसी ने इन्हें जानबूझकर रखा होगा। ये सुनकर तुरंत ही सतीश को गुस्सा आ गया। एक तो मुश्किल से उसे नींद आई थी, अगर यह नर्स वक्त पर चेकअप करने नहीं आई होती तो यह कीड़े पता नहीं उसकी क्या हालत करते। ऐसा कौन हो सकता है जिसने यह कीड़े यहाँ रखे थे? उसी वक्त गायत्री भी हाथ में दवाई की ट्रे पकड़े वार्ड में आई। उसने देखा कि दूसरी नर्स और हेड नर्स वहाँ पर थे। इसी के साथ मास्क के पीछे उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। गायत्री ने नाटक करते हुए हेड नर्स से पूछा, अरे मैडम आप यहाँ, पेशेंट को कुछ हुआ है क्या? दूसरी नर्स ने गायत्री की तरफ देखा। उसे ऐसा लगा कि गायत्री को कुछ नहीं पता है, इसलिए उसने पूछा, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी, तुम कहाँ गई थी? इतना कहने के बाद उसने कीड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे पेशेंट के तकिए के नीचे यह कीड़े मिले हैं। यह देखते ही गायत्री ने नाटक करते हुए अपनी आंखें चौड़ी कर ली और बोली, अरे बाप रे, यह यहाँ कैसे आए? यह कहने के बाद उसने दवाई की ट्रे साइड वाले टेबल पर रखी और आगे कहा, मैं तो बस यह मेडिसिन लेने गई थी, लगता है इतनी देर में कोई आकर यहाँ पर कीड़े छोड़ गया। नर्स झुक कर गद्दे पर से कीड़े को हटाने लगी और बोली, जिसने भी यह किया है वह बहुत ही विकृत इंसान मालूम पड़ रहा है। यह सुनने के बाद गायत्री के चेहरे पर एक हल्की सी सिकन आई और फिर वो भी कीड़े हटाने में दूसरी नर्स की मदद करने लगी। उसने कहा, तुम ठीक कह रही हो, कोई पागल इंसान ही ऐसा घिनौना काम कर सकता है। अगर पेशेंट को कुछ हो जाता तो? इतना कहने के बाद गायत्री ने हेड नर्स की तरफ मुड़कर देखा और पूछा, अब हम क्या करेंगे मैडम? हेड नर्स ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, इस मामले की जांच करनी पड़ेगी। इतना कहने के बाद हेड नर्स ने दूसरी नर्स की तरफ देखकर कहा, कोमल, जाकर विजिटर्स की लिस्ट चेक करो, देखो पेशेंट से मिलने कौन आया था। यह सुनकर गायत्री ने हेड नर्स से कहा, ठीक है मैडम, आप लोग इस मामले की जांच करो, पेशेंट की फिक्र मत करो, इन्हें मैं देख लूँगी। हेड नर्स ने हामी भरी और नर्स को अपने साथ लेकर चली गई। उनके जाने के बाद गायत्री सतीश की तरफ मुड़ी और उसने पूछा, सर आपका कोई दुश्मन है? इतना कहने के बाद उसने हिचकिचाते हुए आगे कहा, मेरा मतलब है कि यह कोई प्रैंक नहीं लग रहा, बल्कि कोई षड्यंत्र है। अपनी बात कहने के बाद गायत्री ने चुपके से सतीश की तरफ एक बार देख लिया
उसे समझ आ गया था कि सतीश के अंदर शक का बीज बोने में वो कामयाब हो रही थी। उसके बाद उसने सतीश को दवाई दी। कुछ देर के लिए वार्ड में खामोशी छा गई। सिर्फ बाहर कॉरिडोर में लोगों के चलने और बातें करने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद दूसरी नर्स कोमल रजिस्टर लेकर वार्ड में आई। वो रजिस्टर के पन्ने पलटते हुए सतीश को कहने लगी, सर, हमारे हॉस्पिटल में किसी भी विजिटर को बिना एंट्री किए अंदर नहीं आने दिया जाता। इतना कहने के बाद उसने रजिस्टर में देखते हुए आगे कहा, कल सुबह से लेकर अब तक आपके वार्ड में सिर्फ 2 विजिटर्स आए थे, अशोक जिंदल और कबीर जिंदल। उनके अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं आया। यह सुनने के बाद गायत्री ने सतीश की तरफ देखा और जानबूझकर कहा, लो, मिल गए अपराधी। मतलब यह काम उन दोनों ने ही किया है। हालांकि सतीश यह बात मानने को तैयार नहीं था। अशोक से उसकी दोस्ती सालों पुरानी थी। अशोक यह हरकत कभी नहीं कर सकता था। सतीश ने कह दिया, यह नहीं हो सकता, यह बिल्कुल नामुमकिन है। गायत्री ने देखा कि सतीश अभी भी बात मानने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसने आग में घी डाला। सर, माना कि आप और अशोक जिंदल अच्छे दोस्त हो सकता है कि उन्होंने कुछ ना किया हो, लेकिन कबीर जिंदल का क्या? यह सुनकर सतीश दंग रह गया। वो कबीर को बचपन से जानता था। उसे अच्छी तरह पता था कि वो किस तरह का इंसान है। अगर वो बदला भी लेना चाहेगा तब भी ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करेगा। कबीर ऐसा इंसान था जो हर काम खुलेआम करता था। यह सब सोचते हुए सतीश ने कह दिया, अब आगे एक शब्द भी मत बोलना। मैं ये बात हरगिज़ नहीं मान सकता कि वो लोग मुझे चोट पहुंचाना चाहेंगे। गायत्री मन ही मन सतीश को कोसने लगी, यह साला बुड्ढा कहीं मेरा खेल न चौपट कर दे। उसने अपना सर झुकाकर बड़बड़ाया, लेकिन उन दोनों के अलावा इस वार्ड में कोई आया भी तो नहीं था। गायत्री की आवाज़ ना धीमी थी ना तेज, लेकिन सतीश के सुनने के लिए काफ़ी थी। दूसरी नर्स कोमल ने देखा कि अभी तक कोई क्लू नहीं मिला है, इसलिए अब हॉस्पिटल ही आगे की कार्रवाई करेगी। उसने बाहर जाकर रजिस्टर वापस दे दिया। हेड नर्स ने सारे कीड़ों को एक कांच की बोतल में इकट्ठा करवा लिया और सबूत हॉस्पिटल मैनेजमेंट को सौंप दिया। आखिर में मैनेजमेंट को लगा कि यह कोई छोटा मोटा हादसा नहीं था, इससे पेशेंट की जान को खतरा हो सकता था। अगर ऐसा हुआ होता तो हॉस्पिटल की रेपुटेशन खराब हो सकती थी। इसलिए उन लोगों ने मामले की जांच के लिए पुलिस को बुला लिया ताकि वो लोग असली अपराधी को पकड़ सकें।